तो फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही शातिर चोर मॉरिस को दिखाते हुए। ये हमेशा बैंक लूटता था और हर बार ही जेल से भाग जाया करता था। इसलिए इस मर्तबा उसे एक ऐसे जेल में डाला जा रहा था जहां से निकलना नामुमकिन था। वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट थी और अगर कोई वहां से निकल भी जाता तो उसका आजाद होना या भागना दो और भी नामुमकिन था, क्योंकि इस जेल को एक आइलैंड पर बनाया गया था जिसके चारों तरफ कई हजार मीटर तक पानी ही पानी था। जेल में आते ही मॉरिस की सर से पांव तक चेकिंग हुई और उसे यूनिफॉर्म दिया गया। यहाँ पर सब कुछ बहुत डिसिप्लिन था। कैदियों को अपनी मर्जी से चलने तक की इजाजत नहीं थी। सब लोग सुबह की घंटी बजने पर उठकर यूनिफॉर्म पहने बाहर निकल आते थे और लाइनों में लगकर अपना ब्रेकफास्ट लेते थे। इस जेल में आते ही वार्डन मॉरिस से कहता है, वेलकम टू अल्काट्राज। अल्काट्राज इस जेल का नाम था। खाने के टेबल पर लिटमस नाम का एक आदमी मॉरिस से उसका खाना मांगता है। मॉरिस उसे अपना खाना दे भी देता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि आदमी टेबल के नीचे कुछ कर रहा था। मॉरिस को देखने पर पता चलता है कि उसने चुपके से यहाँ एक चूहा पाला हुआ था जिसे वो खाना देता था। थोड़ी देर बाद मॉरिस को यहाँ पर बुलाता है उसका वार्डन, जो उसे बताता है, मैंने तुम्हारी कई कहानियां सुनी हैं। तुम हर जेल को तोड़कर भाग गए हो, लेकिन इस जेल को तोड़कर भाग नहीं सकते, क्योंकि यहाँ की जितनी टाइट सिक्योरिटी है उसे चकमा देकर अगर तुम यहाँ से निकल भी गए तो चारों तरफ पानी के अलावा तुम्हें और कुछ मिलेगा भी नहीं। इन्हीं बातों के दौरान मॉरिस चुपके से वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है। वार्डन के सामने वो ऐसा ही बिहेव करता है कि जैसे वो बहुत मासूम है और यहाँ से भागने का तो वो सोच भी नहीं सकता। इसीलिए वार्डन उसे लेकर बेफिक्र हो जाता है और मॉरिस अपने सेल में वापस आ जाता है और आते ही सबसे पहले अपनी बाइबल के अंदर उस नेल कटर को छुपाता है, जिसे वो ये प्लान करते हुए यहाँ लेकर आया था कि वो इस जेल को खोद सकेगा। अगली सुबह ये सारे कैदी जब नहा रहे होते हैं तो वुल्फ नाम का कैदी दोबारा मॉरिस को तंग करता है, जो पहले भी कई मर्तबा उसे तंग कर चुका था। मॉरिस ने पहले तो शराफत ही दिखाई थी, लेकिन अब वो उसे अपना असल दिखाता है और उसकी खूब पिटाई करता है, जिसकी वजह से बेचारा वुल्फ तो सहम कर रह जाता है। उल्टा सारे मॉरिस से और भी ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि अब तक वुल्फ से सारे डरते आए थे और क्योंकि वुल्फ को ही उसने मार दिया था तो इसका साफ मतलब था कि वुल्फ से तो कहीं ज्यादा ताकतवर है वो। मॉरिस को जेल की लाइब्रेरी के अंदर काम दिया जाता है, जहाँ पर वो मिलता है इंग्लिश नाम के एक आदमी से, जो 40 साल का था और पिछले 20 साल से इसी जेल के अंदर था। यानी उसने अपनी आधी जिंदगी इसी जेल में गुजार दी थी। काम खत्म होने के बाद मॉरिस एक और कैदी से मिलता है जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो अपने ही पेंटिंग बना रहा था और उसने अपनी शर्ट के ऊपर एक फूल बनाया था। मॉरिस पूछता है, तुम्हारी शर्ट पर तो कोई फूल नहीं। तो पेंटर बताता है कि ये फूल मेरी खुशियों को जाहिर कर रहा है जो मेरे दिल के अंदर है। उसके बाद मॉरिस इंग्लिश के पास जाता है। वो इंग्लिश से पूछता है, क्या हम इस जेल से भाग सकते हैं? क्या आप मेरी इसमें मदद करेंगे? ये बात सुनकर इंग्लिश हंसने लग जाता है, ऐसे जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो, और कहता है कि ये जेल नहीं है, कब्र है, और यहाँ से निकलने के लिए हमें पहले मरना ही पड़ेगा। वो उसे समझाता है कि मान लो अगर तुम इस जेल की बड़ी दीवारों को पार कर लो और यहाँ के सारे सिक्योरिटी कैमरास और रेंजर्स को भी चकमा दे दो, तो भी भागकर कहाँ जाओगे? उस ठंडे बर्फीले पानी में जिसमें जाते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। बेहतर यही है कि चुपचाप इस जेल में जिंदगी गुजारो, कम से कम यहाँ पर तुम जिंदा तो होगे। खैर, अगले सीन में मॉरिस को बताया जाता है कि उसे अब लाइब्रेरी के बजाय कारपेंटर शॉप में जॉब मिल रही थी और हर घंटे के उसे 50 सेंट भी दिए जाने थे। पैसों के लिए नहीं। मॉरिस ये सोचकर हाँ कह देता है कि वहाँ जरूर उसे ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो जेल से भागने में उसकी मदद करेंगी। मॉरिस ने यहाँ पर हर एतबार वाले आदमी का पता चला लिया था और उसे लिटमस भी एतबार वाला लगा था। वो लिटमस से इस जेल से भागने का तरीका पूछता है तो लिटमस बताता है कि हर कमरे में एयर वेंट है और उसी एयर वेंट के जरिए ऊपर छत पर जाया जा सकता है और वहाँ से जंप करके इस जेल से आराम से भागा जा सकता है। ये लोग बात ही कर रहे थे कि एकदम से मॉरिस पर अटैक करने के लिए पीछे से वुल्फ आ जाता है, जो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। मॉरिस अपना कोट उतारते हुए उसी को उस लड़के के हाथों में लपेट देता है और वुल्फ को नीचे गिरा देता है। ये सब वॉच टावर में खड़े हुए गार्ड्स देख लेते हैं और ऊपर से ही शूट करते हुए इन्हें रोक देते हैं। इनकी लड़ाई के बदले इनको सजा दी जाती है टॉर्चर सेल में रहने की। रात भर दोनों को ही तरह तरह के टॉर्चर सहने पड़ते हैं और 2 हफ्ते बाद उन्हें इस टॉर्चर सेल से निकाला जाता है। इस टॉर्चर सेल से निकलने के बाद मॉरिस की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके बाहर निकलते ही लिटमस अपने चूहे के जरिए उसे वेलकम बैक का नोट भेजता है। इसी दिन मॉरिस के साथ वाले सेल के अंदर चार्ली नाम का एक नया कैदी आता है, जो भी जल्द ही मॉरिस का दोस्त बन जाता है। मॉरिस देखते ही देखते यहाँ अपना ग्रुप बना लेता है, जिन सबको वो ये सीक्रेट बता चुका था कि वो जल्द ही इस जेल से भाग जाएगा।
इन लोगों की गैर मौजूदगी के अंदर इन सभी के सेल को वार्डन जाकर चेक करता है और जब वो पेंटर के सेल के अंदर जाता है तो देखता है कि पेंटर और भी ज्यादा अच्छी पेंटिंग्स करने लगा था। पता नहीं क्यों, पर उसे इस बात का गुस्सा आ जाता है और वो उस पेंटर की सारी पेंटिंग्स जलाने के साथ साथ उसे कभी ना पेंटिंग करने का ऑर्डर दे देता है। पेंटिंग के बजाय अब उसे कारपेंटर सेल में काम करना था। पेंटर जिसकी सारी खुशी ही अपनी पेंटिंग्स थी, वार्डन के इस फैसले से पूरी तरह टूट गया था। इसी गुस्से में उसने अपनी 3 वो उंगलियां ही काट ली जिससे वो पेंटिंग किया करता था। इस पेंटर की कटी हुई उंगलियां देखकर मॉरिस पूरी तरह टूट जाता है और उसकी उंगलियां उठाकर गार्ड को देता है और कहता है जाकर अपने वार्डन को दे दो। ये देखकर वो खुश हो जाएगा। मॉरिस बेशक एक चोर था लेकिन दिल का अच्छा था। उस पेंटर के लिए उसे दुख हो रहा था। उसी पेंटर के दुख में वो चुपचाप अपने सेल में बैठा हुआ ही था कि उसने देखा कि एक बड़ा सा कॉकरोच उसकी एयर वेंट के अंदर से निकला था। वो समझ गया कि इस एयर वेंट के पीछे बहुत सारी जगह है जहाँ पर ये कॉकरोचेस पैदा हो रहे हैं। मॉरिस का प्लान अगले दिन उसे और भी ज्यादा आसान लगने लगा जब अगले दिन 2 नए कैदी इस जेल के अंदर आए। ये कैदी पहले भी मॉरिस के साथ एक जेल में रह चुके थे और ये तीनों मिलकर पहले भी एक जेल से भागे थे। इन दोनों भाइयों का दिमाग भी मॉरिस की तरह बहुत शार्प चलता था। हमें दिखाया जाता है कि इन सबको मुलाकात का एक दिन दिया जाता है। इंग्लिश आज काफी सालों बाद अपनी बेटी से मिलता है और उसे ये देखकर रोना आ जाता है कि उसकी बेटी अब बहुत बड़ी हो चुकी थी और उसने अपनी बेटी के साथ कोई अच्छा वक्त नहीं गुजारा था। जबकि चार्ली को भी ये बात पता चलती है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार है और 1 से 2 महीनों के अंदर वो इस दुनिया से चली जाएंगी। ये सुनकर वो भी फैसला करता है कि उसे इस जेल से भागना ही होगा अपनी मॉम के लिए। इसीलिए वो रात में आकर मॉरिस से कहता है कि अगर तुम भागने का प्लान बनाओ तो मुझे भी उसमें शामिल कर लेना। ये लोग अब ग्रुप बनाते हुए भागने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं और मॉरिस सबको बताता है कि सबके कमरों में एक एयर वेंट है जो ऊपर की तरफ खुलता है, लेकिन वो एयर वेंट छोटा है, उसमें से हम गुजर नहीं सकते। पर ये भी टेंशन की बात नहीं है, ये जेल खारे समुंदर के पास बनाया गया है। इसी वजह से जेल की दीवारें बहुत ज्यादा खोखली हो गई हैं और इन्हें खोदना बहुत ज्यादा आसान है। हमें वेंट के इर्द गिर्द की दीवार को खोदना होगा ताकि वहां से निकलकर हम ऊपर चढ़ सकें। लेकिन अफसोस कि मेरे पास एक छोटा सा नेल कटर है जिससे मैं ज्यादा कुछ नहीं खोद पा रहा और अपना मिशन पूरा करने के लिए मुझे कोई बड़ी चीज चाहिए। ये लोग अभी बात ही कर रहे होते हैं खाना खाते हुए कि मॉरिस को चम्मच का ख्याल आता है। लेकिन अब मसला ये था कि ये लोग चम्मच लेके कैसे जाते। मॉरिस अपने एक साथी को लेकर बहाने से गार्ड के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरा चम्मच गंदा है, मुझे साफ चम्मच चाहिए। गार्ड उसे नया चम्मच लेने की इजाजत दे देता है और इतनी ही देर में दूसरा आदमी गार्ड को अपनी बातों में लगा लेता है। मॉरिस एक के बजाय 2 चम्मच उठा लेता है और एक को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। अब मसला एक और भी था। रात में जब मॉरिस वेंट के अंदर जाता है ये देखने के लिए कि यहाँ से भागना कैसे है, तब उसके सेल को खाली देखकर गार्ड्स शक में आ जाते और इसका हल दूसरा भाई देता है कि हम यहाँ की बार्बर शॉप से कुछ बाल चुरा लाएंगे और कागज के डमी बनाते हुए उनके सरों पर बाल लगा देंगे, जिससे बाहर से चेक करते हुए वार्डन्स को यही लगे कि हम लोग अंदर लेटे हुए हैं। मॉरिस कहता है ये सब तो ठीक है, वेंट को पार करके फर्ज करो हम निकल भी गए तो मसला तो पानी का है, पानी को कैसे पार करेंगे। मॉरिस जॉन से कहता है कि तुम लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे रेनकोट्स मिलेंगे, तुम उन रेनकोट्स को चुरा लेना, वो पैराशूट के होते हैं, उनके अंदर हवा भरते हुए हम उन्हें बोट की तरह इस्तेमाल करेंगे। चार्ली मॉरिस से कहता है मुझे भी तो कोई काम दो ना। मॉरिस कहता है कि जब मैं वेंटिलेशन के अंदर जाऊंगा तो तुमने ख्याल रखना है, जैसे ही कोई वार्डन आने लगे तो तुमने मुझे सिग्नल देना है। अब मॉरिस खुदाई शुरू कर देता है, लेकिन मॉरिस को इस खुदाई के दौरान वेल्डिंग करने के लिए भी कुछ चाहिए था। मॉरिस लिटमस के पास जाता है और कहता है आपके पास जितनी भी माचिसें हैं आप प्लीज वो मुझे दे दें, इसके बदले मैं रोज अपने हिस्से का खाना आपके चूहे को दिया करूंगा। लिटमस जिसे चूहा बहुत ज्यादा प्यारा था, चूहे के लिए वो मॉरिस की बात मान जाता है। इस माचिस को जलाकर वो चम्मच और नेल कटर की मदद से एक नोकीला औजार भी बना लेता है, जिससे अब उसका खुदाई का काम और भी ज्यादा आसान और तेज हो गया था। इस दौरान चार्ली उसका पहरा दे रहा था, लेकिन अचानक से उसकी आंख लग जाती है और तभी वार्डन चेकिंग के लिए आ जाता है। इंग्लिश भी क्योंकि मॉरिस का सारा प्लान जानता था, इसीलिए वो जल्दी से खड़ा होकर वार्डन को रोक लेता है और उससे बात करने लग जाता है और उनकी बातें सुनकर चार्ली की आंख खुल जाती है और चार्ली फौरन मॉरिस को सिग्नल दे देता है। उसके इशारा करते ही मॉरिस भी अपना काम छोड़कर खुदाई वाली जगह के आगे अपना सामान रखकर बेड पर लेट जाता है, जिससे वार्डन को कुछ भी गड़बड़ नहीं लगता, लेकिन उसे यहाँ से कुछ जलने की स्मेल आ जाती है।
मॉरिस बड़ी कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हुए उसकी बात को मोड़ देता है कि आपके होते हुए यहाँ पर कौन स्मोक कर सकता है। दिखाया जाता है कि मॉरिस ने इतनी खुदाई कर ली थी कि वो आसानी से यहाँ से बाहर निकल पाता, लेकिन एक और नया मसला आ गया। यहाँ पर जो जाली लगी थी उसे स्क्रूज के जरिए लगाया गया था और इन स्क्रूज को खोलने के लिए कोई स्क्रू ड्राइवर या कोई नोकीली चीज चाहिए थी, जिसे वो अगले दिन अपनी काम की जगह से चुरा भी लेता है। पर उसे यहाँ से लेकर जाना मुश्किल था। जब वो यहाँ से निकलने लगा तो मेटल डिटेक्टर पर उसका वो औजार शो हो गया। गार्ड्स ने उसे रोक लिया और उसके हाथ से वो औजार ले लिया। सबको डर लगा कि मॉरिस